हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर सीएस। और आज के इस वीडियो में हम वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो 2020 में आए हैं। कौन से सब्जेक्ट के? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन के। ठीक है, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में 2020 में जितने भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन आए हुए थे वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है ग्राफ्स का, आप डेटा स्ट्रक्चर्स में भी काउंट कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स लगा लीजिए 14 to 15 क्वेश्चंस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन से थे। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्रैश कोर्स भी हमारा चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा सकते हैं। द लर्निंग प्लेटर सीएस चैनल का नाम है। ठीक है, वहाँ पर जाइए, क्रैश कोर्स चल रहा है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। चलिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस और क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग ऑफ द बिट स्ट्रिंग्स गिवन बिलो बेस्ड ऑन द ऑर्डरिंग 0 लेस देन 1। अब देखिए, यहाँ पे आपको इस वर्ड का मीनिंग अगर क्लियर है तो क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यही होता है लेवल। एक्चुअली क्या होता है कि लेवल मॉडरेट भी होगा तो, लेकिन कई बार हमें वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होता, टर्म्स का मीनिंग नहीं पता होता, तो हमें ऐसा लगता है पेपर बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, अदरवाइज बहुत कम टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो देखिए, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग जो है ये सेट्स एंड रिलेशंस वाले टॉपिक में आता है। और ये क्या होता है बेसिकली, जैसे डिक्शनरी में ऑर्डरिंग होती है। ठीक है, जैसे हम डिक्शनरी में वर्ड्स को ऑर्डर करते हैं उसी तरह से यहाँ पे बिट स्ट्रिंग्स जो हैं उनकी ऑर्डरिंग होती है। अब देखिए, अगर डिक्शनरी की बात की जाए तो ए अगर है कोई वर्ड, ए बी है, ये इसके बाद आएगा। इसी तरह से ए बी ए है तो ये इस वाले के बाद आएगा। पहले जितने भी है अकरेंस ए वाले, अगर अकरेंस ए ज़्यादा है तो वो वाले अकरेंस वाले वर्ड्स सबसे पहले आएंगे डिक्शनरी में। देन अगर ए डी की बात करें तो वो सब इन सब के बाद आएगा। अगर हम बात करते हैं ए, ठीक है, ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हमें लेक्सिको ऑर्डरिंग करनी है इन बिट स्ट्रिंग्स की। अब देखिए, हमारे पास क्या है, 001 010 011 0001 और 0101। अब देखिए, सबसे पहले जीरोस किस वाले नंबर में किस स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा आ रही हैं? सबसे ज़्यादा आ रही हैं डी वाले में, तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे पहले ये आएगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 0001 और 0001 इन दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों में से हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं है और ना ही ये वाली है। अब उसके बाद देखिए कौन सा बनेगा? 0001 के बाद अगर हम बात करें ए बी के बाद ए बी है। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा आएगा? ए पहले आएगा इसके बाद। ठीक है, बाकी चारों में से। तो देखिए, यहाँ पे नहीं है वो, यहाँ पे ऑप्शन में है। देन हमारे पास 010 आ गया, देन 0101 आ जाएगा और फिर 011 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 says 5 divides n raised to power 5 minus n whenever n is a non-negative integer, and statement 2 says 6 divides n cube minus n whenever n is a non-negative integer. अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी n की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। अब देखिए, अगर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 raised to power 5 minus 2, तो देखिए 2 raised to power 5 क्या हो गया? 32 minus 2 is 30। क्या 5 डिवाइड करता है 30 को? यस करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। स्टेटमेंट सेकंड जो है उसमें देखिए 2 raised to power 3 करते हैं, माइनस n करते हैं। 2 raised to power 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 minus 2 is 6। 6 डिवाइडेड बाई 6, यस पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं यहाँ पे? करेक्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में बस आपने इस तरह की स्टेटमेंट्स देख के घबराना नहीं है। ठीक है, पेशेंस रखनी है और धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए तो बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछ रखा है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहें और सॉल्व करते रहें। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100, ठीक है, दैट आर ईदर ऑड और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब देखिए, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? या तो नंबर क्या हो? ऑड हो, या क्या है? स्क्वायर ऑफ इंटीजर है। ठीक है, इन दोनों का बताना है हमने। तो देखिए, अगर हम ए की बात करते हैं, नंबर ऑफ ए, दैट मीन्स जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स 100 में से कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे।
और अगर स्क्वायर्स की बात करते हैं तो देखिए स्क्वायर्स कौन कौन से नंबर है, 1 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर बनेगा, देन 16, 25, 36, आफ्टर दैट वी हैव 49, 7 का हो गया 64, 8, 9, 81 एंड 100। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, स्क्वायर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 क्या आ गए, स्क्वायर्स आ गए, नंबर क्या आ गया इनका, 10 आ गया। अब देखिए इनमें से जो दोनों कॉमन है, ठीक है, उन्हें हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। सिर्फ हमें क्या लेना है, या तो वो ऑड हो या क्या हो, स्क्वायर ऑफ इंटीजर। अब कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो दोनों जगह आ गए, वो 50 में भी आ गए, जो ऑड नंबर्स हैं, और जो स्क्वायर्स हैं वो इसमें भी बन गए। ठीक है, दो जगह आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। अब देखिए जो ऑड नंबर है वो कौन कौन से, 1, 2, 3, आफ्टर दैट वी हैव 4 एंड 5, बाकी क्या है, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो 50 ना एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, जो इंटरसेक्शन है उसे क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, और हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, सेट्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बना, 50 प्लस 10 माइनस 5, दैट मीन्स 55। सो द करेक्ट आंसर इज 55. And the next question is, how many ways are there to pack 6 copies of the same book into 4 identical boxes, where a box can contain as many as 6 boxes? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। ठीक है, डिफरेंट नहीं है, आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, और 6 क्या है, बुक्स हैं सेम। ठीक है, सेम तरह की क्या है, बुक्स हैं। अब देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि कितने वेज में आप इन 6 कॉपीज़ को पैक कर सकते हैं इस 4 बॉक्सेस में, ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए एक बॉक्स में ये बोल रहे हैं कि 6 की 6 बुक्स भी आ सकती हैं, तो एक तो ऑप्शन क्या हो गई कि 6 की 6 बुक्स किसी भी एक बॉक्स में आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, किस एक बॉक्स में 1 आ गई और एक बॉक्स में 5 आ गई। इसी तरह से क्या आ जाएगी आपके पास कि एक बॉक्स में हमारे पास कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं, और एक बॉक्स में क्या आ रही हैं, 2 आ रही हैं, या एक बॉक्स में 3 आ रही हैं और दूसरे बॉक्स में भी 3 आ रही हैं। अब ये तो हो गया कि एक सिंगल बॉक्स में को यूज़ करें, यहाँ पे 2 बॉक्सेस को यूज़ करें। फिर देखेंगे आप 3 बॉक्सेस को। अब देखिए एक बॉक्स में 4 डाल दी, एक में 1 और एक में 1, या 3 to 1 हो सकती है ऑप्शन, या 2 to 2 हो सकती है ऑप्शन। और अगर 4 के 4 बॉक्सेस को हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो सकती है, 3 1 1 1 हो सकती है, या 2 2 1 1 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस आपकी क्या हैं, पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ऑप्शंस आपकी कितनी बनती हैं, 9 बनती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4th ऑप्शन है 9, तो ये आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ द नंबर्स इफ द सॉल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0 इज x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 7। अब आपने रेडिक्स बताना है। ठीक है, जहाँ पे ये क्या बता रहे हैं आपको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। ठीक है, 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स बता रहे हैं कि क्या है, 4 और 7 है। ठीक है, तो अगर इसको जर्नल टर्म में हम लिखें तो क्या लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए जो रूट्स होते हैं वो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, हमेशा -b/a। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a इस इक्वेशन से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। अब देखिए -b/a अगर यहाँ से हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, -10/1, दैट मीन्स माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, -10/1 दैट मीन्स 10 आ गया। ठीक है, ये -10 हो गया और माइनस है साथ में, तो क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया सम। और प्रोडक्ट देखिए क्या आ जाएगा, 26 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ गया, 26। ठीक है, अब देखिए जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं, दो रूट्स दिए हुए हैं, वो क्या है, 4 और 7। 4 और 7 को हम ऐड करते हैं तो ये क्या आता है, 11। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब तो देखिए 10 को हमें क्या करना है, बेस कैलकुलेट करना है इसका कि क्या बेस है, तो ये क्या बन रहा है, 11। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या है ऑप्शन, देखिए 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम रैंडमली देखिए 10 अगर बेस होगा तो वो तो 10 ही वैल्यू होगा, डेसिमल होगा तो डेसिमल ही वैल्यू आएगी, तो 10 ही रहेगा उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ट्राई करते हैं, 11 ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 11 1 इंटू 11 रेज टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 11 रेज टू पावर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 11 आ गया।
ठीक है, ये 0 है तो 0 बन जाएगा, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, LHS और RHS हमारे मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारा बेस है, बेस ही क्या होता है, रेडिक्स होता है, तो वो क्या बन रहा है, 11 से करेक्ट हमारे पास आ रहा है। इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए भी 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 28। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू कैलकुलेट हो रही है प्रोडक्ट की, 26। ठीक है, अब इसके लिए भी अगर हम ट्राई करते हैं तो सेम ही हमारे पास आ जाएगा। देखिए 26 है, 2 किया, 2 मल्टीप्लाइड 11 रेज टू पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड 11 रेज टू पावर 0। सो ये क्या आ गया आपके पास, 11 टू ज़ा 22 प्लस 6, सो दैट इज़ 28, और 28 ही ये है। ठीक है, इसका बेस हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ये सब चीज़ें कहीं पे सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में आ रहा है क्वेश्चन तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो चीज़ें भी हैं प्रीवियस ईयर में उसे एक बार ज़रूर कवर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लॉजेज आर अवेलेबल इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, and the options are disjunction of literals, disjunction of variables, conjunction of literals, conjunction of variables. And the correct answer for this question is disjunction of literals. ठीक है, variables नहीं बोलेंगे, literals बोलेंगे। ठीक है, तो next question is if fx is equals to x is my friend, अगर fx क्या है, x is my friend, और अगर नॉट एफ एक्स हो जाएगा वो क्या होगा, एक्स इज नॉट माई फ्रेंड। पी एक्स क्या है, एक्स इज परफेक्ट। देन करेक्ट लॉजिकल ट्रांसलेशन ऑफ द स्टेटमेंट सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट। तो देखिए सम के लिए हमारा जो क्वांटिफायर होता है वो कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, ये क्या है, फॉर ऑल। ठीक है, ये क्वांटिफायर क्या है, फॉर ऑल के लिए यूज हो रहा है, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। ये वाला हमारा क्या है, एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, तो ये क्या है, सम के लिए यूज होता है। सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कोई भी फ्रेंड परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों तो नहीं है। अब देखिए ये क्या कहता है, कुछ फ्रेंड्स, ठीक है, एंड नॉट परफेक्ट। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स परफेक्ट नहीं है। और ये क्या कहता है, कोई भी फ्रेंड, दोनों को क्या कर दिया, नेगेट कर दिया, ना ही फ्रेंड है ना ही परफेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोपोजिशंस आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमें पेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, दो प्रोपोजिशंस है, और यहाँ क्या पूछा गया कि कौन सा ऐसा पेयर है जो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, अगर तो आपने प्रपोजिशंस की इनफ प्रैक्टिस की हुई है, सफिशिएंट प्रैक्टिस की हुई है, तो देखिए आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी श्योर नहीं होंगे आप, तो फिर आप क्या करिए, PQR ट्रूथ टेबल के थ्रू ही इसे फटाफट से कैलकुलेट करिए। ठीक है, शुरू से ही फिर वही मेथड फॉलो करिए जिसमें आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ मेरा करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, अगर एक की जगह 2 मिनट लगा भी रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो फिर उसी मेथड से करिए जो भी, जिससे आप करके आपको लगे हाँ मेरा करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे देखिए P डबल इम्प्लाइज क्यू है और नॉट P नॉट डबल इम्प्लाइज नॉट क्यू है, तो ये क्या होता है, करेक्ट होता है। और इसी तरह से ये भी करेक्ट है, क्या PQ है और इधर नॉट P नॉट Q है। ठीक है, तो एंड और हो गया, तो ये भी क्या होता है, P डबल इम्प्लाइज Q होता है। अब देखिए यहाँ पे P इम्प्लाइज R और Q इम्प्लाइज R है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, और यहाँ पे क्या है, साइन डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो आपका है ऑप्शन ये करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन बनता है वो ये वाला बनता है, फोर्थ ऑप्शन बनता है। ठीक है, आप चाहे इसे ट्रूथ टेबल से करिए, चाहे आप डायरेक्ट करिए, जिस भी तरह से आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट विद प्रीमाइज for all x px or qx and conclusion for all x px and for all x qx। अब देखिए ये दिए हुआ है प्रीमाइस और ये दिया हुआ है कंक्लूजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्हें हमने क्या करना है, सिर्फ मैच करना है, चीज़ें देखनी है और बताना है कि कौन सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ठीक है, दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। स्टेप C and E आर नॉट करेक्ट इन्फरेंसेज, स्टेप D and F आर नॉट करेक्ट इन्फरेंसेज,
स्टेप जी इज़ नॉट अ करेक्ट इन्फरेंस। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे स्टेप्स हैं लाइक सी है, सी और ई है, ये अगर करेक्ट नहीं लग रहा है आपको इन्फरेंस तो ये आप चूज़ करेंगे। डी और एफ नहीं करेक्ट लग रहा है तो इसे चूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रीमाइज जो है वो ये है, ये करेक्टली लिखा हुआ है। अब ये क्या बोल रहे हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन फ्रॉम ए। अब ए से अगर हम यूनिवर्सली करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास, पी ऑफ सी एंड क्यू ऑफ सी। ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सी पर अगर हम आते हैं, सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम बी, तो यहाँ पे क्या है, अगर इस और है बीच में, ठीक है, तो अगर सपोज 0 और 1 है, ठीक है, तो हम क्या सिर्फ पी ऑफ सी को ले सकते हैं? क्या हम पी ऑफ सी को ले सकते हैं? क्या हम 0 को उठा सकते हैं? सिर्फ नहीं उठा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये है ये क्या हो गया, गलत हो गया। देन ये क्या कहते हैं, यूनिवर्सल जर्नलाइजेशन ऑफ सी। सी की यूनिवर्सल जर्नलाइजेशन अगर बोली जाती है, पी ऑफ सी अगर है तो क्या फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ऊपर से नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम बी पूछा गया है, तो क्या हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, क्यू ऑफ सी? नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं, जब और बीच में है तो दोनों को अलग अलग नहीं ब्रेक कर सकते। यहाँ से ये इन्फ्रेंस हम कर सकते हैं। ठीक है, क्यू ऑफ सी से हम बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ये सही है। ठीक है, इसी तरह से आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। कंजंक्शन है, कंजंक्शन इस तरह से हमारा आ जाएगा, दोनों के बीच में, डी और एफ के बीच में कंजंक्शन पूछा है तो ठीक है ये चीज़ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। स्टेप सी एंड ई आर नॉट करेक्ट इन्फरेंसेस। ठीक है, जो सी और ई हैं ये करेक्टली इन्फर नहीं किए गए हुए हैं, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। And the next question is, consider the statement below. A person who is radical is electable if he or she is conservative but otherwise is not electable. Few probable logical assertions of the above sentences are given below. ठीक है, तो इनमें से आपने बताना है कौन कौन सी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। ठीक है, अब देखिए चेक करना है। अब देखिए आर एंड ई, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि रेडिकल है और इलेक्टेबल है, तो वो क्या है, कंजर्वेटिव है। लेकिन क्या बोला है कि रेडिकल और कंजर्वेटिव होगा तो वो क्या होगा, इलेक्टेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए क्या कहते हैं, अगर रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल है और साथ में अगर वो कंजर्वेटिव भी है, यहाँ पे डबल इम्प्लाइज हो गया। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव भी है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आप हमारा लॉजिकल एसर्शन करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, आर इम्प्लाइज वो रेडिकल है। देन क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव अगर है तो वो क्या है, इलेक्टेबल भी हो सकता है और नॉट इलेक्टेबल भी। ठीक है, दोनों चीज़ों को ले लिया। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नॉट आर, रेडिकल नहीं है, इलेक्टेबल नहीं है और कंजर्वेटिव है, यस पॉसिबल है। देन रेडिकल नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है और साथ में क्या है, और इलेक्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंड है बीच में। ठीक है, तो दोनों अगर ट्रू होंगे तभी क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी क्या है, करेक्ट है इस केस में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द अनडायरेक्टेड ग्राफ बिलो। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और आपको प्रिम्स एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है कि क्या पॉसिबल सीक्वेंस पॉसिबल है। ठीक है, कि इनमें से कौन से दोनों में 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा इसमें से हमारा जो सही सीक्वेंस है एजिस का वो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए हमारा क्या ए से बी पे जा रहा है, सभी में ए से बी में जा रहा है, क्योंकि स्टार्ट ही कहाँ से करना है, ए से करना है और उसके बाद चलते चले जाएंगे। और वो सभी क्या करनी होती है, जितनी भी नोड्स होती हैं, ठीक है, उन्हें हमने ऐड करना होता है। एजेस ज़रूरी नहीं होती हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हुए। ठीक है, अगर ये ग्राफ है तो हमें क्या करना होता है, जितनी भी वर्टिसेस हैं, जितने भी नोड्स हैं, इन्हें सबको क्या करना होता है, अपने ग्राफ में ऐड करना होता है। चाहे इस तरह से बने, चाहे इस तरह से बने, चाहे इस तरह से बने, किसी भी तरह से बने स्पैनिंग ट्री। ठीक है, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमारा क्या होता है कि जो भी वेट्स कम सबसे कम होते हैं उन्हें हम उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन करेक्ट बन रही हैं वो बन रही है 1 और 3।
ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या थी, करेक्ट थी, इसके अकॉर्डिंग आप बना के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एनी ट्री इज टू कलरेबल, अ ग्राफ जी हैज़ नो साइकिल्स ऑफ इवन लेंथ इफ इट इज़ बाईपार्टाइट, a graph G is two colorable if it is bipartite. A graph G can be colored with D plus 1 colors if D is the maximum degree of any vertex in the graph G. A graph G can be colored with order of log V colors if it has order of V color edges. अब देखिए, जो भी ट्री होता है, ठीक है, अब अगर ये ट्री है तो देखिए इसको अगर हम ब्लू कर रहे हैं, इन्हें क्या कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एडजेसेंट हमारी नोड्स होती हैं वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। तो ट्री जो है वो टू कलरेबल है, करेक्ट है। अब पूछा क्या है, देखिए करेक्ट आंसर इनकरेक्ट के लिए पूछा है। ठीक है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है कि जब भी कोई ग्राफ बायपार्टाइट होगा तो उसमें साइकिल्स नहीं बनती हैं इवन लेंथ की। लेकिन अगर कोई भी ग्राफ बायपार्टाइट है, ठीक है, कोई भी ग्राफ अगर बायपार्टाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ है और ये इसके साथ है, तो अगर यहाँ पे कभी भी साइकिल बनेगी तो वो इवन लेंथ की ही बनेगी, कभी भी ऑड लेंथ की नहीं बनती है। ठीक है, तो और ये यहाँ पे क्या कहते हैं, नो साइकिल्स। तो ये ऑप्शन क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, और बी आपका दो ऑप्शंस में आ रहा है, सी और सेकंड में और थर्ड में। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्या, ये क्या है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, अ ग्राफ जी इज़ टू कलरेबल इफ़ इट इज़ बायपार्टाइट। यस, करेक्ट। क्या है कि अगर हमारा ग्राफ बायपार्टाइट है तो वो हमेशा टू कलर्स से क्या हो सकता है, कलर हो सकता है। ठीक है, एडजेसेंट नोड्स ये वाली हमारी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट कलर की हो जाएंगी, ये वाली डिफरेंट की हो जाएगी। यहाँ पे हम इन्हें ग्रीन 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 बना सकते हैं, ये क्या हो सकती हैं, ब्लू 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 कलर से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमेशा इसी दूसरे सेट की नोड्स के साथ ही क्या होगी, कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो जो भी ग्राफ है अगर बायपार्टाइट है तो वो क्या हो सकता है, टू कलरेबल हो सकता है। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे ई ऑप्शन है, तो देखिए ये क्या है, अ ग्राफ जी कैन बी कलर्ड विद ऑर्डर ऑफ लॉग वी कलर्स इफ इट हैज़ ऑर्डर ऑफ वी एजेस। तो यहाँ पे देखिए क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ रूट वी रहता है। ठीक है, रूट अगर ऑर्डर ऑफ वी हमारी एजेस हैं तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रूट वी कलर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट जी बी अ डायरेक्टेड ग्राफ हुज वर्टेक्स सेट इज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, अब कोई भी एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो ग्राफ। यहाँ पे देखिए कोई और आगे भी फर्दर ये ग्राफ है सपोज। ठीक है, जो भी इसकी नोड्स हैं, जो भी इसका वर्टेक्स सेट है, दैट मीन्स जो भी वर्टिसेस हैं उनके नंबर्स कहाँ से कहाँ हैं, 1 से 100 के बीच में है। अब देखिए, देयर इज एन एज फ्रॉम अ वर्टेक्स आई टू अ वर्टेक्स जे इफ एंड ओनली इफ जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 या जे इज इक्वल्स टू 3i है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे एज तभी होगी अगर ये आई है वर्टेक्स, ये जे है। ठीक है, अगर तो ये सपोज 1 है, या तो इसकी वैल्यू क्या हो, 2 हो, या इसकी वैल्यू क्या हो, 3 हो। ठीक है, इसी तरह से इसके यहाँ से यहाँ पे कब एज हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू 2 + 1 दैट इज 3 होगी, या इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 × 3 दैट मीन्स 6 होगी। इसी तरह से अगर 3 से जा रहे हैं हम तो या तो इसकी वैल्यू 4 हो, या क्या हो, 3 × 3 9 हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या कह रहे हैं कि एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे एज तभी होगी अगर ये वाली कंडीशंस क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कैसे पॉसिबल है अगर हमने वर्टेक्स 1 से 100 तक मूव करना है। ठीक है, एक वर्टेक्स है 1 और एक है वर्टेक्स 100। अब मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी रिक्वायर्ड होंगी। अब अगर हमने ये 1 ली है तो देखिए 3i, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे लें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमने क्या लिया, 9 के बाद सपोज 10 ले लेते हैं। ठीक है, 9 + 1 10 कर लिया, उसके बाद 3i किया तो क्या आ गया, 30 आ गया, उसके बाद 3i किया तो 90 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, इस तरह से चेक करके आपको निकालना है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस में मिनिमम नंबर ऑफ एजेस में आप 1 से 100 तक मूव कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 7 बनेगी।
ठीक है, एक बार देख लेते हैं किस तरह से। ठीक है, ये तो हमने रैंडमली कुछ भी ऑप्शंस ले ली थी। तो देखिए सबसे पहले 1 आएगा, देन 3 आएगा, उसके बाद क्या चूज़ करेंगे, 9 चूज़ करेंगे, और उसके बाद 10 आएगा। आफ्टर दैट 11, 1 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 33, फिर क्या आएगा 99, और फिर क्या आएगा 100। ठीक है, अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मिनिमम 7 एजेस में हम कहाँ पहुँच सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेयर वी हैव 2 लिस्ट। ठीक है, 2 लिस्ट है और मैच करना ही इन्हें। देखिए रिलेशन 1 दिया हुआ है जिसमें 1 1 2 2 3 3 दिया हुआ है, और रिलेशन 2 है जिसमें 1 1 1 2 1 3 और 1 4 दिया हुआ है। अब देखिए R1 और R2 का अगर यूनियन करते हैं तो जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, जो भी डिफरेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जो ऑलरेडी है वो एक ही बार आएगा। ठीक है, 1 1 आ गया, देन 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, देन 2 2 आ गया, 2 3 आ गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो सभी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए R1 माइनस R2, R1 में से माइनस करेंगे R2। तो देखिए R2 में कौन सा है, 1 1 है, तो यहाँ से कौन सा कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा। R1 में से जो भी R2 में है वो कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 3 3 आएगा। ठीक है, वो कहाँ पर है, 4th ऑप्शन है। तो बी का ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4th रहेगा। अब बाकी इन दोनों में से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। R1 इंटरसेक्शन R2, अब इन दोनों में अगर देखें इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन कौन सा है, 1 1 कॉमन है, दैट मीन्स सी का क्या रहेगा, 2 रहेगा ऑप्शन। R2 में से R1 को माइनस करें अगर, तो क्या आ जाएगा, 1 2 1 3 1 4, तो ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, डी का क्या आ जाएगा, 3। सो जो ऑप्शन है हमारी 4 वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कंसीडर करना है यहाँ पे आपके 3 प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। अब देखिए जो एक सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। रिलेशन दिया हुआ है ए बी बी सी डी सी जी डी जी ई एफ एफ जी जी। अब आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं इनमें से। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमें, ए से लेकर जी तक, बी बी सी सी डी डी ई सब होने चाहिए। यहाँ पे ए है, बी है, देन सी डी डी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन एंटी सिमेट्रिक, पहले सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो देखिए सी डी है लेकिन डी सी नहीं है अवेलेबल, तो सिमेट्रिक नहीं है। बचा एंटी सिमेट्रिक। अब तो देखिए एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है कि सी डी अगर है तो डी सी नहीं होना चाहिए, सी जी है तो जी सी नहीं होना चाहिए, तो ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है, ये 3 है डिफरेंट। रिफ्लेक्सिव वाले ये सब होंगे तो चलेगा, इक्वल हैं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एलिमेंट, बाकी पेयर सिर्फ ये हैं और इनका उल्टा कोई भी नहीं है, ए बी ए कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि एंटी सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने मैक्सिमाइज करना है इसको z को। 2x1 प्लस 3x2 दिया हुआ है हमें और 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं तो आप इसे इजीली ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिंपलेक्स के थ्रू आपने सॉल्व करना। ठीक है, x1 और x2 की कोई भी वैल्यूज़ पुट करिए और इज इक्वल्स टू 2 लेके यहाँ पे आपके पास 2 लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, 2x1 और 2x2 है। ठीक है, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4। अगर हम x2 को 0 लेते हैं यहाँ पे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और अगर इसे 0 लेते हैं तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बना, 2 and 0। ठीक है, ये अगर x1 है हमारा, ये x2 है। ठीक है, तो x2 क्या है, 2, x1 2 है 0 पर, और ये 0 है अगर, तो x2 क्या है, 4 है। ठीक है, एक तो ये लाइन आ गई। इसी तरह से एक और लाइन आ जाएगी आपके पास, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 5, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 5। अगर इसे 0 लेते हैं तो x1 क्या आ जाएगा, 5। तो हमारे पास क्या आया, x1 क्या आ गया, 5 आ गया, ये पॉइंट बन गया। और साथ में अब इसे क्या लेते हैं, इसे अगर 0 लेते हैं तो x2 क्या आ गया, या 0 की बजाय 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो होल नंबर आ जाएगा। तो देखिए इसे क्या लिया, 1 लिया हमने,
x1 1 ले लिया तो x2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x1 को हमने क्या लिया, 1, और x2 क्या आ गया, 2। ठीक है, ये 1 है और यहाँ पे सपोज कहीं पे 2 है। ठीक है, ये 2 है सपोज, तो ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ से देखिए हमारी लाइन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब जो कॉमन एरिया है वो ये आ गया। ठीक है, कॉमन एरिया क्या आ गया, ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं 0 0, ये पॉइंट हो जाएगा 2 0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 2.5। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 एंड 2.5, और एक हमारा ये पॉइंट निकल जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं। चलिए, तो देखिए x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 5 लिया है, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 10, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4। तब देखिए ये क्या आ गया, 3x2 इज इक्वल्स टू 6। तो x2 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x2 क्या आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x2 की, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, तो देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बन गया, 1 एंड 2। फोर्थ पॉइंट क्या बन गया, 1 एंड 2। और देखिए फोर्थ पॉइंट, इसी पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 0 0 पे तो वैल्यू क्या आ रही है, z की 0 आ रही है। ठीक है, 0 0 पे z की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। 2 0 पे z की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। और इसके साथ अगर करते हैं तो यहाँ पे 0 है तो ये क्या आ गया, 2.5, तो क्या आ जाएगी 7.5, और इस वाले के साथ क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चंस आए हुए थे आपके 2020 के एग्ज़ाम में यूजीसी नेट के। ठीक है, तो आप एनालाइज भी करिए साथ साथ कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं, ग्राफ से आए हुए हैं, एलपीपी से एक क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेटेज दीजिए जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें। ठीक है, ग्राफ से क्वेश्चन आए हुए हैं, सेट्स रिलेशन से आए हुए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन साथ के साथ प्रोपोजिशनल लॉजिक से आए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।